यदि वो जीव क्या कर रहा है, लैंगिक जनन कर रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर दो प्रकार की कोशिका होगी, एक को नाम देंगे क्या, कायिक कोशिका, और दूसरे को नाम देंगे क्या बच्चा, जनन कोशिका। अब कायिक कोशिका याद रखना केवल और केवल वृद्धि करती है, और ये वृद्धि किसका करती है, हमारे शरीर का, यानी कि हमारे शरीर का जो आकार बढ़ रहा है, लंबाई चौड़ाई मोटाई आयतन जो भी बढ़ रहा है ना, वो किसके वजह से बढ़ रहा है, कायिक कोशिका के वजह से बढ़ रहा है। दूसरा कौन, जनन कोशिका। अब ये जनन कोशिका सीधा सीधा याद रखना कि ये जनन कोशिका, अगर मैंने माना कि ये जो जीव है ये नर है, या फिर सपोज मादा, कुछ भी, तो नर होगा तो इसके अंदर क्या बनेगा, शुक्राणु, और मादा होगा तो अंडाणु। और ये आपके शरीर के वृद्धि के लिए नहीं होता है, इनको बोला जाता है जनक कोशिका। जब ये आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगा, युग्मनज, और वहां से युग्मनज आगे चल के क्या करेगा, एक नए बच्चे को जन्म देगा। और हम किस लक्षण की बात कर रहे थे, उपार्जित लक्षण की बात कर रहे थे, उपार्जित लक्षण, एक ऐसा लक्षण जो हमारे माता पिता से नहीं आया हम तक, इसको हमने स्वयं प्राप्त किया है अपने जीवन काल के दौरान, ठीक है। और याद रखना कि यदि उपार्जित लक्षण भी दो प्रकार के हो जाएंगे, एक ऐसा उपार्जित लक्षण जो मेरे जनन कोशिका में आएगा, और एक ऐसा उपार्जित लक्षण जो मेरे कायिक कोशिका में आएगा, ठीक है। अब बताओ कि मेरे बच्चे को जन्म देने के लिए मेरी कायिक कोशिका जिम्मेदार है कि जनन कोशिका, ठीक है। और ध्यान रखना कि जनन कोशिका में यदि क्या आया है, उपार्जित लक्षण आया है, तो ये उपार्जित लक्षण मेरी अगली पीढ़ी में जाएगा, बात समझे। और यदि ये उपार्जित लक्षण कहां आया है, कायिक कोशिका में आया है, तो कभी भी अगली पीढ़ी में नहीं जाएगा, बात समझे। एक व्यक्ति जिसका हाथ कट गया, तो कट गया, उसके जीवन काल में कटा, तो क्या मैं कह दूं कि उसके अंदर एक लक्षण आ गया नया, उसको क्या कहेंगे हम, उपार्जित लक्षण कह सकते। अब क्या उसका जो बच्चा आएगा उसका भी हाथ कटा हुआ आएगा क्या, नहीं ना, काहे, क्योंकि वो जो परिवर्तन जो उसके अंदर आया है, जो उपार्जित लक्षण आया है, वो कहां पर आया है, कायिक कोशिका में आया है। और कायिक कोशिका से बने हुए अंग को कायिक अंग कहा जाता है, ठीक है। ये भी याद रखना कि कायिक कोशिका से बने अंगों को क्या नाम दिया जाता है, कायिक अंग नाम दिया जाता है, ठीक है। तो सीधा सीधा कि यदि ये उपार्जित लक्षण कहां आया होगा, जनन कोशिका में, तब तो भाई साहब आपकी अगली पीढ़ी पर असर पड़ेगा, ठीक है। बस ध्यान रहे कि आपका ना पड़ने वाला लक्षण आपके जनन कोशिका तक ना पहुंचे, समझे। कितने लोगों को बात समझ में आई, बच्चा नेक्स्ट जनरेशन आपसे बेहतर होता है हर कुछ में, कई बार कहा है ना, आप बदमाश तो आपसे बेहतर बदमाश आपका नेक्स्ट जनरेशन, आप पढ़ने में ठीक तो आपसे भी बहुत ठीक होगा पढ़ने में आपका नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है। मैं खड़ूस नहीं किस एंगल से खड़ूस दिखता हूं, हाँ, इनडायरेक्टली सारा हम पर होता है। खैर चलिए, हाँ बोलो जल्दी बोलो। वंशा गति की सही में नहीं बताएंगे, ठीक है। अब वंशागति की अभी छोड़ दें हम लोग, अभी जैसे हम लोग बात कर भी रहे थे, ठीक है। वंशागति के बारे में पढ़ते हैं, उसको कहते हैं वंशागति की। अब वंशागति क्या होता है कि किसी लक्षणों को यदि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाकर के मैच करा रहे हैं, ठीक है। जैसे मेरे पिताजी सांवले हैं, मैं भी सांवला हूं, इसका मतलब उनका लक्षण मुझ तक पहुंचा है, तो ये क्या हुआ, वंशागति। और यदि वंशागति का अध्ययन करोगे तो इसको कहते हैं वंशागति की। खत्म, चल आगे बढ़ जा। हाँ, कल कहां तक खत्म किया था बच्चा हमने, अलैंगिक जनन पूरा का पूरा खत्म कर लिया, ठीक है। अब लेकर आते हैं क्या हम लोग, लैंगिक जनन। बढ़िया से पढ़ना, क्लास वगैरह मिस मत करना बच्चा। अरे के लिए जिनके पास किताब था पढ़ाई होगा। देखिए सुनिए, लिखना करिए बंद, आराम से देखिएगा।
कैसे लेट हो जा रहे हो जी तुम लोग, जल्दी बैठो, यहाँ जगह नहीं है तो पीछे जाओ, आगे फ्रंट बेंच पे जगह है, बैठ सकते हो, बैठ जाओ, बैग थोड़ा आगे पीछे कर लीजिए बाबू। हो गया, चल बातें बंद। अब तक ना हमने अलैंगिक जनन देखा था। अलैंगिक जनन में एक बात की थी हमने कि यहां पर गार्जियंस की जो जनसंख्या है वो कितनी थी, 1 थी, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं था, बस केवल एक ही जनक था हमारे पास। लेकिन यहां पर क्या लगेंगे, 2 विपरीत जनक। अब विपरीत कहने का मतलब कि बच्चा यदि एक मेल है तो दूसरा वाला क्या होना चाहिए, फीमेल होना चाहिए। और जब इनका मिलन होगा यानी कि इनके गैमेट्स का कहीं ना कहीं संयुग्मन होगा, तब जाकर के क्या आएगी, एक नई पीढ़ी आएगी। बात समझ में आई? ठीक है। अब कैसे कैसे क्या क्या होगा वो सारी कहानी आएगी, तनिक इंतजार करिए। बस फिलहाल क्या कि 2 क्या होने चाहिए, जनक होने चाहिए, और दोनों के दोनों एक दूसरे के अपोजिट होने चाहिए। एक मेल तो दूसरा फीमेल, कभी भी एक फीमेल और फीमेल रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, एक मेल और मेल कभी भी रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। दोनों में कहीं ना कहीं डिफरेंस होना चाहिए, एक मेल दूसरा फीमेल। होता क्या है इस केस में कि जो मेल है, इस मेल के बॉडी से बनता है मेल गैमेट, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नर युग्मक। और एक फीमेल बॉडी से क्या बनता है, मादा युग्मक, ठीक है। और ये नर युग्मक और मादा युग्मक, इसको बोलते हैं फीमेल गैमेट। और ये नर युग्मक और मादा युग्मक जब दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, ठीक है, तब जाकर के जब ये जुड़ेंगे तब जाकर के एक कोशिका बनती है जिसको नाम दिया जाता है जाइगोट। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, युग्मनज। और ये युग्मनज आगे जाकर के विभाजन करते 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 एक नन्हे मुन्ने बच्चे को, समझे? तो ये तो प्रोसेस हुआ किसका, लैंगिक जनन का। तो लैंगिक जनन में 2 जनक एकदम रिक्वायरमेंट होने चाहिए। और 2 जनक के अंदर क्या होने चाहिए, युग्मक बनने चाहिए। नर होगा तो नर युग्मक बनना चाहिए, मादा होगा तो मादा युग्मक बनना चाहिए। और जब उन युग्मकों को आपस में मिलाएंगे तो मिलाने के बाद क्या बनता है, एक कोशिका जिसका नाम है युग्मनज। और ये युग्मनज से आगे चल के बच्चे का जन्म होगा। अब ये बच्चे में और इनके जनक में मुझे करनी है क्या, तुलना। तुलना मतलब समझते हो, कंपैरिजन करना है दोनों के बीच में। हमने कल भी देखा था रिप्रोडक्शन, वो रिप्रोडक्शन कैसा था, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन था। ये कैसा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। अब वहां पे भी हमने क्या देखा था, डिफरेंस देखा था। तो टाइम से आया करो बाबू, अगर बीच में कोई आते हैं ना तो सेलिब्रिटी समझ के आप लोग देखना ना चालू करिए, पूरा फ्लो टूट जाता है हमारा, ठीक है। हाँ, लगता है ऐसे जैसे कोई सेलिब्रिटी आ गया, ठीक है। तो तुम लोग के चलते हम ताकते हैं ना, समझे? बस बस बात बंद। देखो क्या कर रहे हैं, तुलना करने वाले किसके किसके पीछे बच्चा, तो जनक में और जिस बच्चे का जन्म हुआ है उसमें तुलना करने वाले हैं कि किस हद तक इसमें समानता है और किस हद तक असमानता है। देखो यहाँ पे हमने तो असमानता की बात भी की है, जबकि कल हम पढ़ रहे थे क्या, अलैंगिक जनन, वहां पे तो असमानता की कुछ बात ही नहीं की थी। वहां पे हमने लिख दिया था कि 100% क्या होगा, समान होगा, चाहे वो आकारिकी रूप से हो या आनुवांशिक रूप से हो, दोनों हिसाब से एकदम डिट्टो क्या होंगे, सेम। लेकिन यहां पर समानता तो होगी ही होगी, ठीक है, लेकिन समानता के साथ साथ क्या होगा बच्चा, असमानता भी होगा। यानी कि कुछ माता पिता से लक्षण इसके मैच करेंगे और कुछ ऐसे लक्षण होंगे जो माता पिता से मैच नहीं करेंगे। अब उसके लिए जिम्मेदार होगा एक प्रोसेस होता है जिसको नाम दिया जाता है जीन विनिमय। पढ़ा रखा है आप लोगों को कोशिका विभाजन के दौरान कि जीन विनिमय होता है, कहां पर होता है, तो प्रोफेज फर्स्ट है, उस प्रोफेज फर्स्ट में एक अवस्था आती है क्या, पैकाइटिन। उस पैकाइटिन में क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर जीन का विनिमय होता है। अब विनिमय होने से कहीं ना कहीं जीनों की अदला बदली हो जाती है, तो जाकर के लक्षण बदल जाते हैं। आएगा वो चीज भी देखेंगे हम लोग। फिलहाल यहां पर क्या आएगी, समानता भी आएगी, समानता के साथ साथ असमानता भी आएगी। और समानता आई है अगर, तो समानता किन किन मामलों में आई है, तो पहला तो आकार बिल्कुल समान होगा, यानी कि माता पिता जैसे होंगे, माता पिता के 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, सिर है, वो सारी कुछ चीजें क्या होंगी, समान होंगी। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो आनुवांशिक रूप से क्या होंगे, ये
समान होंगे, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे लक्षण होंगे जो लक्षण इसके जनक में नहीं थे, वो डायरेक्टली इसी बच्चे में दिखाई देंगे, और वो लक्षण के वजह से ही कहीं ना कहीं ये बच्चा क्या होता है, असमान होता है। और असमान होने के वजह से भी फायदा है, ठीक है। असमान होने से क्या होता है, इस बच्चे का विकास होता है। यानी कि जैसे जैसे सीधा सीधा हम असमानता ना कह के यहां पे ना समानता और विभिन्नता लिख देते हैं। असमानता भी ठीक है, लेकिन यहां विभिन्नता लिखना ज्यादा बेहतर होगा कि विभिन्नता आ रही है, और इसी विभिन्नता आने के वजह से कहीं ना कहीं इस पीढ़ी का विकास होता जाता है। जैसे अगर हमने कहा एक पीढ़ी इसके पिता की पीढ़ी को, इसके जनक की पीढ़ी को हमने नाम दे दिया क्या, F1 से आ गया क्या। देखो F हम इस्तेमाल इसलिए करते हैं ना कि F का मतलब होता है शॉर्टकट, F लिख दिया, इंग्लिश में कहते हैं इसको फिलियल, और फिलियल का मतलब होता है पीढ़ी, ठीक है। इसीलिए किसका इस्तेमाल करते हैं, F का, ठीक है। तो एक पीढ़ी है जिसको हमने कह दिया कि उसके जनक थे, उसके माता पिता थे। F से F1 से कौन आएगा, F2 से कौन आएगा, F3, फिर F4, फिर F5, ऐसे आता जाएगा। चल अब देखो F1 के जैसा होगा कौन, F2, लेकिन कुछ डिफरेंस होगा, ठीक है। फिर F2 के जैसा होगा कौन, F3, जो यहां पे डिफरेंस आया था वो डिफरेंस यहां भी जाएगा, और उससे बेहतर डिफरेंस भी लेकर के आएगा। जैसे अब अनुमान लगा लो अपने दादाजी का, या दादाजी के भी दादाजी का अनुमान लगा लो। देखे नहीं, अनुमान लगाना है, दादाजी को देखे हो ना, ठीक है। अब दादाजी की तुलना करो अपने पिताजी से, अंतर दिख रहा है, ठीक है। अब अपने दादा की तुलना करो उनके पिताजी से, तो समझ में आ जाएगा कि आपके दादाजी में और पिताजी में इतना अंतर है, तो आपके दादा के पिताजी में कितना अंतर रहा होगा, और उनके पिताजी के पिताजी में कितना अंतर रहा होगा, बहुत अंतर रहा होगा। धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, चेंज होता जा रहा है। मिस्टर सूरज तनिक ध्यान रख बाबू, अंतर अभी मत देखने लगो, अपने आप में अंतर सोचो, फील करो, क्योंकि जब तुम दूसरे के पर दिमाग लगाते हो ना, सामने वाला भी डिस्टर्ब होता है और सबसे ज्यादा डिस्टर्ब हम होते हैं, ठीक है। सोचो, तुमको तो खुद ही मैंने कह दिया कि सोचो, अपने अंदर सोचो कि हम ऐसे हैं, हमारे पिताजी हमारे इतने मॉडर्न नहीं है, हमारे पिताजी के पिताजी वो और मॉडर्न नहीं थे, उनके पिताजी और मॉडर्न नहीं होंगे। यानी कि धीरे धीरे हर पीढ़ी में क्या होते हैं, लक्षण अलग अलग आते जाते हैं, और अलग अलग लक्षण के आने की बात को हम क्या कहते हैं, विभिन्नता। और इसी विभिन्नता से अलग अलग क्या आते हैं, विकास होते जाते हैं। और धीरे धीरे हम लोग क्या होते जाते हैं, डेवलप होते जाते हैं। याद है आप लोग को, अब यहाँ से हाथ में मोबाइल मिल गया है ना, सपोज कुछ लोगों के हाथ में मोबाइल है भी, ठीक है। क्या लगता है, आपके पिताजी से पूछना तो कब मिला था उनको मोबाइल, क्या पढ़ने के क्रम में मिला था उनको मोबाइल, नहीं, ठीक है। अपनी हम लोग बात कर ले तो कितना दो चार तबड़ा खा के तो जाके इंटर में मोबाइल मिला है, समझे, वो कितना जिद करने के बाद मिला, ये स्थिति थी। अभी अच्छा, आज के बच्चों का वो तो मोटा हाथी पैदा होते देख रहा है ना, बहुत ज्यादा डेवलप हो गया है बच्चा, समझ आ रहा ना। तो जो विभिन्नता आ रहा है ना बच्चा, ये विभिन्नता ही कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, विकास करा रहा है हर पीढ़ी का। याद रखना कि अगर जीवों में विकास कराना है ना, तो कौन सा जनन होना चाहिए, लैंगिक जनन, क्योंकि भैया उसके अंदर तभी तो अंतर आएगा, कुछ विभिन्नता आएगी। अगर अंतर ही नहीं आएगा, देखो आगे चल के हम एक जब एवोल्यूशन का चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पे एक बात आपने पहले भी सुन रखी है कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। यदि आप अपने अंदर परिवर्तन नहीं करोगे ना, नहीं बदलोगे अपने आप को, एक दिन आपका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि आज जो भी गर्मी पड़ रही है, जो भी ठंड पड़ रही है, हम अपने आप को क्या कर लेते हैं, तुरंत ढाल लेते हैं। किसी की हिम्मत है जो एकदम गर्मी वाला एकदम लुक में आ जाए यहाँ पे, किसी की हिम्मत नहीं है, नहीं कर सकते हैं भाई। अरे जोश गया तेल लेने, ठीक है, एक दिन जोश दिखा सकते हो। यहाँ बात जो कह रहे कॉन्सेप्ट को समझो कि भाई परिवर्तन तो करना है हमको, हर बदलते मौसम के अनुसार, हर बदलते सिचुएशन के अनुसार हमें बदलना होता है। आज पैसा बहुत ज्यादा है तो बहुत तैयासी कर रहे हैं, कल को लाले पड़ गए तो खाने की स्थिति खराब हो जाएगी, तब घूमेंगे क्या, वैसे नहीं घूम सकते हैं ना। तो सीधा सीधा मतलब क्या होता है कि जैसे जैसे स्थितियां बदलती है वैसे वैसे हमको बदलना पड़ता है, और ये हमारा बदलना हमको जिंदा रखा है। अगर हमने बदलना छोड़ दिया ना, अपने अंदर परिवर्तन लाना छोड़ दिया ना, एक ऐसा समय आएगा कि अस्तित्व हमारा खत्म हो जाएगा। आज कौवा दिखता है क्या, रहता कौवा, अगर वो अपने अंदर बदलाव लाता तब। आज डायनासोर दिखता है, नहीं, डायनासोर उस समय की स्थिति को नहीं झेल पाया तो आज गायब हो गया। हम आज दिख रहे हैं क्योंकि हम समय अनुसार परिवर्तन अपने अंदर कर रहे हैं।
ठीक है। अब आज के माहौल में दादाजी के दादाजी आ जाएंगे तो क्या लगता है कि देख लेंगे आपको, देखते देखते उनका हार्ट अटैक आ जाएगा कि ये कौन दुनिया में आ गए हम, है। तो सीधा सीधा कहने का मतलब कि जो लैंगिक जनन चल रहा है, लैंगिक जनन में समानता तो आती है, ठीक है। क्यों समानता आ रही है? क्योंकि यहीं से तो डीएनए और जो भी डेटा है हमको मिल रहा है, हम तक पहुंच रहा है, इसलिए समानता तो होगी थोड़ी बहुत। लेकिन जो विभिन्नता आ रही है ना, ये विभिन्नता हमारे विकास के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। डन यहां तक की बात? कुछ लिखना है इसमें? मिटा दे? पक्का ना? बात नहीं, आगे सुनो। अब देखो बात यहां पर कहां पर आ गया? युग्मक पर। कि लैंगिक जनन में क्या बनना चाहिए बाबू? युग्मक बनना चाहिए, गैमेट बनने चाहिए। बिना गैमेट के लैंगिक जनन संभव नहीं, ठीक है। जबकि अलैंगिक जनन में हमने एक भी बार युग्मक का नाम नहीं लिया था, क्योंकि वहां पे युग्मक से कोई मतलब ही नहीं था। लेकिन यहां पे युग्मक से मतलब है। और युग्मक कितने प्रकार के होते हैं? तो पहले हम आकार के हिसाब से, उनके साइज के हिसाब से देख लें, उसके बाद बात करते हैं। तो युग्मक जो होते हैं बच्चा 3 प्रकार के। सबसे पहला समयुग्मक, ठीक है। दूसरा असमयुग्मक, और तीसरे होते हैं विषम युग्मक, ठीक है। आइसोगैमेट बोलते हैं, एनाइसोगैमेट, और इसको कहते हैं हेट्रोगैमेट, ठीक है। 3 प्रकार के गैमेट मिल रहे, 3 प्रकार के युग्मक मिल रहे हैं। अब तीनों में अंतर क्या क्या होता है थोड़ा सा देख लीजिए। क्या हम अगर कहें तो ये आकृति में समान है दोनों के दोनों, ठीक है। आकार में समान है, ठीक है। चलो आकृति और आकार दोनों अलग अलग चीजें होती है, ठीक है। देखो आकृति का मतलब ये हो गया, ठीक है। और चलो ये कह दिया कि चलो आकृति में तो दोनों के दोनों समान दिख रहे हैं, ठीक है। अब यहीं पर अगर हम कुछ ऐसा कर दें, ये हो गया क्या? इसका आकार, ठीक है। तो आकार और आकृति में जमीन आसमान का अंतर है। आकृति मतलब उसकी आकृति कैसी है, और आकार मतलब कि वो कितना बड़ा है या कितना छोटा है, ठीक है। तो एक ऐसे युग्मक जो आकार में प्लस आकृति में कैसे होंगे? समान होंगे, ऐसे युग्मकों को नाम दिया जाता है क्या बच्चा? समयुग्मक, ठीक है। असमयुग्मक, इसका मतलब क्या? कुछ बातें समझ में आ रही है? जगाओ उसको, गिरेगी। कहां 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 ध्यान है बच्चिया? रात में सोई नहीं हो? हैं? 3 बजे तक पढ़े हैं, हमको तो नहीं लगता है। देखो इधर, अब यहां पे क्या दिख रहा है बच्चा? कि आकार में कैसे है? अरे असमान, आकार में असमान और आकृति में समान है। ये भी गोलाकार है और ये भी गोलाकार है, लेकिन साइज क्या? एक छोटा है और एक बड़ा है। आकार में असमान है, आकृति में समान है, ऐसे युग्मकों को कहा जाता है असम युग्मक, या असमान या असम युग्मक। सीधा सीधा क्या बोला आप? तीसरा विषम युग्मक। विषम माने कोनो मेल मिलाप ना होगा, देखो ना तो ये आकार में एक दूसरे के जैसे हैं और ना ही ये आकृति में। तो इनकी आकृति हो या आकार हो, ये दोनों के दोनों क्या होंगे? असमान होंगे, ठीक है। डन। तीनों का तीनों स्थिति याद रखिएगा। समयुग्मक का मतलब आकार और आकृति दोनों में समान होंगे। असम युग्मक या असमान युग्मक का मतलब कि आकार में असमान, आकृति में समान। और विषम युग्मक का मतलब कि आकार और आकृति दोनों में क्या होंगे? असमान होंगे, ठीक है। डन। अब जैसे इसका एग्जाम्पल अगर आपको देना हो तो
इसका तो सर पता है, मनुष्य, ठीक है। हाँ, मनुष्य में ऐसा ही स्थिति होता है, विषम युग्मक होता है, साफ साफ मैंने दिखा भी दिया है वहां पे, इधर 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 इन दोनों का। क्लेमाइडोमोनास का नाम सुने हो, ठीक है, क्लेमाइडोमोनास का नाम कल ही बोला था ना, ठीक है। तो क्लेमाइडोमोनास का दिमाग में रख दीजिएगा, समयुग्मक। क्लेमाइडोमोनास की भी बहुत सारी वैरायटीज होती है, जैसे क्लेमाइडोमोनास डेब्रियोनम है, तो क्लेमाइडोमोनास डेब्रियोनम का एग्जांपल हो जाएगा कौन, समयुग्मक का एग्जांपल हो जाएगा क्लेमाइडोमोनास डेब्रियोनम। एक कौन है, असमान युग्मक, असमान युग्मक में भी लेकर आइएगा किसको, क्लेमाइडोमोनास को। लेकिन क्लेमाइडोमोनास की एक दूसरी वैरायटी है जिसका नाम है क्लेमाइडोमोनास ब्राउनी, ठीक है। तो क्लेमाइडोमोनास ब्राउनी किसका एग्जांपल हो जाएगा, असमान युग्मक का। क्लेमाइडोमोनास डेब्रियोनम किसका हो जाएगा, सम युग्मक का। इसका एग्जांपल का हो जाएगा, मनुष्य, ठीक है। डन, तीनों का लिखना चाहो तो लिख लो, बाकी बुक में है, अंडरलाइन भी कर सकते हो बुक में। चलो आगे देखो, अगर हम लैंगिक अंगों के हिसाब से बात करें, लैंगिक अंग के मुताबिक, ठीक है, तो जो जीव होते हैं वो दो प्रकार के। एक ऐसे जीव जिनको कहते हैं हम लोग एक लिंगी, ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं इनको यूनिसेक्सुअल, और एक ऐसे होते हैं जिनको कहते हैं क्या, द्विलिंगी, या इनको एक और नाम दिया जाता है उभय लिंगी, बाई सेक्सुअल। देखो नाम से ही मेरे ख्याल से ना लगभग बातें क्लियर हो जाती है। एक ऐसा जीव जिसके अंदर एक ही लिंग मिलेगा, ठीक है। अब अभी हमने बात किया था ना कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराने के लिए क्या चाहिए, दो विपरीत लिंग चाहिए, एक मेल और दूसरा फीमेल, ठीक है। तो मेल बॉडी अलग होता है, फीमेल बॉडी अलग होता है। मेल बॉडी पर मेल अंग होते हैं, फीमेल बॉडी पर फीमेल अंग होते हैं, ठीक है। चलो, तो अभी क्या कहा कि उसी लैंगिक अंग के मुताबिक जीव दो प्रकार के होंगे। एक ऐसा जीव होगा जिसमें केवल एक ही जनन अंग होगा, और वो जनन अंग, यदि वो जीव नर होगा तो केवल नर जनन अंग होगा, और मादा होगा तो केवल मादा जनन अंग होगा। दोनों में से कोई एक ही जनन अंग होगा, या तो नर या तो मादा, नर या मादा। यहां क्या लिखा है, द्विलिंगी। इसका मतलब कि भाई साहब इस पर क्या होगा, नर जनन अंग भी होगा प्लस मादा जनन अंग भी होगा। यानी कि एक ऐसा जीव जिसके अंदर दोनों के दोनों जनन अंग होंगे, नर भी और मादा भी, तो क्या कह देंगे, द्विलिंगी। और एक ऐसा जिसमें केवल एक ही जनन अंग है, उसको क्या कहेंगे, एक लिंगी कह देंगे, ठीक है। अब द्विलिंगी जीव, जैसे आपको सीधा सीधा एग्जांपल याद रखना है, क्या कॉकरोच कैसा होता है, एक लिंगी की द्विलिंगी, अभी तो सब लोग पढ़ा है। कॉकरोच कैसा होता है, पक्का ना, सोच लेना। केचुआ, ठीक है, तो द्विलिंगी का एग्जांपल किसका हो जाएगा, केचुए का हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जोंक, द्विलिंगी, ठीक है। तो जोंक याद रखिएगा, केचुआ याद रखिएगा, ये सारे कैसे होते हैं, द्विलिंगी होते हैं। इनके शरीर पर नर जनन अंग और मादा जनन अंग दोनों के दोनों उपस्थित होते हैं। अब एक लिंगी में किसका एग्जांपल ले सकते हैं, मनुष्य का एग्जांपल ले सकते हैं, और भी जीव जंतु हैं, जानवर का, उसका एग्जांपल ले सकते हैं। द्विलिंगी में और भी कुछ एग्जांपल आ रहे हैं क्या, पेड़ पौधे, पेड़ पौधे में जो पुष्प होते हैं वो पुष्प भी कैसे होते हैं, द्विलिंगी। क्या केवल पुष्प द्विलिंगी ही होते हैं, क्या पुष्प सारे के सारे द्विलिंगी होते हैं, नहीं। कुछ पुष्प ऐसे होते हैं जो एक लिंगी भी होते हैं, कुछ पुष्प ऐसे होते हैं जो द्विलिंगी भी होते हैं, ठीक है। एक लिंगी और द्विलिंगी की बात क्लियर हो गई क्या, ठीक है, मिटाए, लिखो जल्दी इसमें।
चलिए आगे देखिए। अब अगर मैं द्विलिंगी के हिसाब से बात करूं, चलो एक लिंगी तो सीधा सीधा क्लियर हो जाता है कि एक लिंगी है। अब द्विलिंगी में दो वर्ड आते हैं। सबसे पहला विषम थैलसी और दूसरा सम थैलसी। ये सम थैलसी और विषम थैलसी में ना एक वर्ड आ रहा है थैलसी, ठीक है। अब थैलसी वर्ड आया है किससे? थैलस से। अब थैलस का मतलब क्या होता है? पुष्पासन, ठीक है। अब अगर मैं किसी पुष्प को बनाऊं यदि, चलो समझने के लिए जरा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये पुष्प जिसके ऊपर खड़ा होता है, ठीक है, इस वाले हिस्से को क्या कहा जाता है? पुष्पासन, ठीक है। और इसी को नाम दिया जाता है थैलस, और यहीं से वर्ड आया है क्या? थैलसी, ठीक है। पुष्प पढ़ना है तो पुष्प को डिटेल में पढ़ेंगे सेकेंड चैप्टर में हम लोग। फिलहाल ये वाला भाग पूरा का पूरा, ये यहां से लेकर के ये जो स्टार्ट हुआ ऐसे, इसको नाम दिया जाता है क्या बच्चा? स्त्री केसर, स्त्री केसर। और स्त्री केसर जो होता है पुष्प में, ये कौन सा अंग है? मादा जनन अंग है, ठीक है। उसके बाद ये वाला जो दिख रहा है ये कौन है? पुंकेसर। और ये पुंकेसर जो होता है पुष्प के अंदर नर जनन अंग होता है, ठीक है। यानी कि मैंने एक ऐसा पुष्प बनाया जिसमें नर भी है और मादा भी है, पुंकेसर भी है और स्त्री केसर भी है। ये पुष्प एक लिंगी है कि द्विलिंगी? द्विलिंगी। एक ही थैलस पर है कि दो अलग अलग थैलस पर है? तो इसमें से कौन है? सम थैलसी की विषम थैलसी? तो याद रखना कि सम थैलसी जो होते हैं उनको कहा जाता है द्विलिंगी। एक बार में क्लियर हुआ क्या? ठीक है। यानी कि जो द्विलिंगी पुष्प होंगे उन द्विलिंगी पुष्प को क्या नाम दिया जाएगा? समथैलसी। इस कारण से कहा जाएगा, सम माने समान, थैलस माने पुष्पासन, यानी कि एक ऐसा पुष्प जिसमें एक ही पुष्पासन पे नर जननांग भी है और मादा जननांग भी है, तो ऐसे द्विलिंगी पुष्प को नाम दिया जाता है समथैलसी। खत्म। दूसरा है क्या? विषम थैलसी। अब इसमें क्या करना है मुझे? मान लिया जाए कि इसमें नर वाला भाग नहीं है, ये पुष्प में केवल और केवल क्या मिल रहा है? स्त्री केसर मिल रहा है, ठीक है। एक और यहां पुष्प बना लेते हैं। चलो अब इसमें क्या दिखाई दे रहा है? केवल और केवल पुंकेसर दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब ये पुष्प भी एक लिंगी है और ये पुष्प भी एक लिंगी है। अब ऐसी स्थिति में मैंने इसको क्या कहना है? एक लिंगी की द्विलिंगी? एक लिंगी। ये भी क्या है? एक लिंगी। जब इनको जनन करना होगा तो कहीं ना कहीं इन दोनों का क्या कराना पड़ेगा? संपर्क कराना पड़ेगा। अब देखो कि ई अलग थैलस पर है और ये भी अलग थैलस पर है, तो एक लिंगी पादप के जो पुष्प होते हैं उनको क्या बोला जाता है? विषम थैलसी। दोनों के दोनों वर्ड क्लियर? समथैलसी क्या है और विषम थैलसी क्या है? तो एक प्रकार से ना ये उपनाम है। किसके उपनाम है? तो एक लिंगी पुष्प और द्विलिंगी पुष्प के उपनाम है। किस आधार पर? कि एक ही थैलस पर उपस्थित जनन अंगों के आधार पर। पिक्चर ना बना रहे हो, पिक्चर आराम से घर पे जाके खुद से सोचना समझना तब बनाना। अच्छा, चरण समझते हो? स्टेप देखिए, अब लैंगिक जनन के ना कुछ चरण होते हैं, कुछ स्टेप होते हैं। और जब तक उस चरण को पार नहीं किया जाएगा तब तक अगली पीढ़ी का जन्म कभी भी नहीं होगा। देखिए वो चरण कौन कौन से? 3 चरण हैं। एक को कहते हैं निषेचन पूर्व घटना,
चलिए पहला घटना क्या हो गया, निषेचन पूर्व घटना, छापने का काम मत करिएगा बाबू। दूसरा निषेचन, और तीसरा निषेचन पश्च घटना। ठीक है, अब ना देखो, एक नंबर वाला घटना और दो नंबर तीसरे नंबर वाला आसानी से समझ में आता है। लिखने का समय देते हैं, कॉपी किताब से थोड़ा दूर रहिए। दिक्कत कहां पर किसको समझने में है, निषेचन को। निषेचन का मतलब यदि समझ में आ जाए तो इसके पीछे की कहानी और इसके आगे की कहानी आसानी से समझ में आ जाती है। ठीक है, अब निषेचन से पहले अगर मैं बात करूं तो कितने लोगों ने युग्मक समझ लिया? युग्मक, युग्मक कितने प्रकार के अभी भी बताया, दो प्रकार के। एक नर के शरीर में बनेगा जिसको नाम दिया जाएगा नर युग्मक, मादा शरीर में बनेगा उसको क्या कहेंगे, मादा युग्मक। और जब नर युग्मक का मादा युग्मक मिलता है, ठीक है, देखो इधर से दिखा दिया कि एक मादा युग्मक है, इधर शुक्राणु हो गया कौन, नर युग्मक। और जब ये दोनों मिल जाएगा तो क्या बनेगा, एक बड़ी कोशिका बनेगी जिसका नाम होगा क्या, युग्मनज। और यहां दो कोशिका था, ये एक और ये एक, दोनों जब मिल गया तो क्या बना, एक कोशिका बना। इसी पूरी प्रक्रिया को नाम देते हैं क्या, निषेचन। ठीक है, तो अभी तो निषेचन की बात ही नहीं कर रहे, हम क्या कह रहे हैं, निषेचन पूर्व घटना। इसको कहते हैं प्री फर्टिलाइजेशन। इसको नाम दिया जाता है फर्टिलाइजेशन, और इसको कहा जाता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और फिर पोस्ट फर्टिलाइजेशन। अब हमने कहा फर्टिलाइजेशन तो चलो समझ में आ गया कि नर युग्मक का मादा युग्मक का मिलना और किसका बनना, युग्मनज का बनना, ये पूरी प्रक्रिया क्या कहलाती है, निषेचन कहलाती है। ठीक है, अब निषेचन तो चलो ठीक है, निषेचन से पहले की घटना क्या होगी, तो निषेचन से पहले की घटना जो है वो कौन सी घटना है, युग्मक के निर्माण की घटना है। समझ में आई? यानी कि निषेचन होने से पहले क्या बनने चाहिए, युग्मक बनने चाहिए, और वो युग्मक क्या होंगे, अलग अलग शरीर में बनेंगे। अगर एक नर होगा तो नर शरीर में क्या बनेगा, नर युग्मक, मादा होगी तो मादा शरीर में क्या बनेगा, मादा युग्मक। तो निषेचन पूर्व घटना में क्या आता है, युग्मक का निर्माण। उसके बाद निषेचन का मतलब क्या है कि बने हुए युग्मकों का संलयन। संलयन माने एक कोशिका बदल जाएगी, दो कोशिका बदल जाएगी, किसमें, एक कोशिका में। ये एक कोशिका, ये एक कोशिका ऐसे जुड़ गई और धीरे धीरे क्या कर लिया, ये इसके साथ जुड़ गई, ये इसके साथ, और फाइनली ये क्या हो जाएगी, एक कोशिका बन जाएगी। तो इसी को क्या कहते हैं, हम एक नाम देते हैं क्या, संलयन होना। संलयन होना, फ्यूजन। देखो इससे पहले वो नाम पढ़ा था फीजन। फीजन माने टूटना, फ्यूजन माने जुड़ना, दोनों अलग अलग बात है। ठीक है, तो संलयन होना, यहाँ पे दोनों जुड़ जाएगा और जुड़ करके एक कोशिका बनाएगा, इसको नाम दिया जाएगा क्या, फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अब चलो फर्टिलाइजेशन हो गया। हालांकि इसके निषेचन पूर्व घटना में और भी बातें आएंगी कि युग्मक बन गया, युग्मक बनने के बाद फिर क्या होता है, युग्मक का स्थानांतरण होता है। स्थानांतरण का मतलब नर शरीर में क्या बना, नर युग्मक, मादा शरीर में क्या बना, मादा युग्मक। मादा युग्मक चलयमान नहीं होता है। ठीक है, मादा युग्मक चल नहीं सकता है, नर युग्मक चल सकता है। क्यों, क्योंकि चलने के लिए एक संरचना होती है, कल ही बात किया था ना, कशाभिका। ठीक है, तो नर युग्मक चल सकता है, मादा युग्मक नहीं चल सकता है। ठीक है, नर युग्मक नर शरीर में है, मादा युग्मक मादा शरीर में। तो नर युग्मक को पहले मादा युग्मक के पास पहुंचाना पड़ता है। तो युग्मक निर्माण के बाद एक और चरण आता है जिसका नाम होता है युग्मक का स्थानांतरण, ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स। अभी ये डिटेल में आएगा कहां पे, तो जब हम लोग सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे वहां पे डिटेल्स में आएगा कि कैसे ट्रांसफर किया जाता है प्लांट्स में और कैसे ट्रांसफर किया जाता है ह्यूमन बॉडी में। ठीक है, तो सीधा सीधा कि निर्माण हो गया, निर्माण के बाद क्या करना होगा, इसको ट्रांसफर करना होगा, सीधा सीधा स्थानांतरण करना होगा। और जब स्थानांतरण हो जाएगा मतलब कि एक नर युग्मक किसके पास पहुंच जाएगा, मादा युग्मक के पास, तो दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, संलयन कर लेंगे, जुड़ जाएंगे। इसी प्रक्रिया को नाम देते हैं क्या, निषेचन। चलो निषेचन हो गया। अब निषेचन के बाद की घटना क्या होगी, तो जैसे ही निषेचन होगा, निषेचन होने के जस्ट बाद क्या बन जाता है बच्चा, युग्मनज। यानी कि निषेचन हो गया तो क्या बन गया, युग्मनज। फिर इस युग्मनज में क्या होगा, तो हम कह सकते हैं सीधा सीधा क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। अब वृद्धि करते करते ये युग्मनज किस में बदल जाएगा, भ्रूण में, और ये भ्रूण आगे चल करके एक शिशु को जन्म देगा।
या शिशु का निर्माण करेगा। तो ये सब कहानी कहां से लेकर के युग्मनज में वृद्धि होगा, वृद्धि के बाद क्या बनेगा, भ्रूण बनेगा, भ्रूण से क्या बनेगा, शिशु बनेगा। ये सब कुछ घटना किसमें आती है, निषेचन पश्च घटना में आती है। केवल ना स्टेप को ही देखोगे तो समझ में आ जाएगा। निषेचन पूर्व यानी निषेचन अभी नहीं हुआ, उससे पहले दो चीज होगा, युग्मक बनेगा और उसके बाद क्या होगा, युग्मक का स्थानांतरण होगा। और जब युग्मक बन गया, स्थानांतरण हो गया, फिर क्या होगा, निषेचन होगा। चलो निषेचन हो गया तो क्या बन जाएगा, युग्मनज। और जब युग्मनज बन जाएगा तो तीसरी घटना स्टार्ट होगी, क्या, निषेचन पश्च घटना। बने हुए युग्मनज में क्या होगा, विकास होगा, वृद्धि होगा। धीरे धीरे वो युग्मनज भ्रूण में बदलेगा, भ्रूण से एक शिशु में बदलेगा। इस प्रक्रिया को नाम देते हैं निषेचन पश्च घटना। क्या क्या बातें हुई यहाँ पे, क्लियर हो गया कि निषेचन पूर्व घटना में दो चीजें होंगी, युग्मक का निर्माण होगा, फिर युग्मक का स्थानांतरण होगा। और जब स्थानांतरण हो जाएगा तो नर युग्मक किसके पास पहुंच जाएगा, मादा युग्मक के पास। तब क्या हो जाएगा, निषेचन। और जब निषेचन होगा तो क्या बन जाएगा, युग्मनज। यहां तक की घटना जो है निषेचन की है। और जैसे ही युग्मनज बन जाएगा, युग्मनज में क्या स्टार्ट हो जाएगा, वृद्धि। ये अवस्था किसमें चली जाएगी, निषेचन पश्च घटना में। यानी कि अब निषेचन हो गया, उसके बाद जो जो चीजें होंगी वो सब कुछ क्या कहलाएगा, निषेचन पश्च घटना कहलाएगा। जो युग्मनज बना होता है वो होता है कैसा, एकल कोशिकीय। ठीक है, उसी युग्मनज के अंदर क्या स्टार्ट हो जाता है, विभाजन। और विभाजन करते करते धीरे धीरे एकल कोशिका से कैसा बदल जाता है, बहु कोशिका में। उस संरचना को नाम देते हैं क्या, भ्रूण। ये भ्रूण और विभाजन करेगा और विकसित होगा। लगभग जैसे हम मनुष्य में बात कर लें तो 9 महीना प्लस माइनस 7 डेज के बाद धीरे धीरे वो किसका रूप ले लेता है, शिशु का रूप ले लेता है। तो ये सारी की सारी घटना किसमें आ जाती है, निषेचन पश्च घटना में। जब शिशु का निर्माण हो जाएगा, इसमें एक और अवस्था जुड़ जाएगा, एक और स्टेज आ जाएगा जिसको कहते हैं पार्चुरिशन, प्रसव, जिसको आप नॉर्मल भाषा में कहते हो डिलीवरी। ठीक है, तो डिलीवरी कहना थोड़ा सा अजीब लगता है कि जैसे बच्चे का नहीं, कोई फ्लिपकार्ट का डिलीवरी आया हो। ठीक है, इसलिए हम अपने बायोलॉजिकल शब्द में या बायोलॉजी की भाषा में डिलीवरी ना कह के क्या कहते हैं, पार्चुरिशन कहा जाता है या तो प्रसव कहा जाता है। प्रसव कहना आसान हो तो प्रसव कहिए, या पार्चुरिशन कहना है तो पार्चुरिशन कह लीजिए। लिख देते हैं, यहां ध्यान रखिएगा, पार्चुरिशन। ठीक है, या प्रसव। आगे सुनो, ये निषेचन का मतलब हमें समझ में आ गया क्या, कि निषेचन का मतलब सीधा सीधा क्या बोला कि एक नर युग्मक और एक मादा युग्मक। देखो ये हो गया मादा युग्मक और ये हो गया नर युग्मक। जब ये दोनों का दोनों मिल जाएगा तो क्या बनेगा, एक कोशिका बनेगा जिसको नाम दिया जाएगा क्या, युग्मनज। इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग, निषेचन कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, और एक बात दिमाग में रखना कि अगर मादा युग्मक में 23 गो गुणसूत्र है और नर युग्मक में भी कितना, 23 गुणसूत्र, तो युग्मनज में कितना, 46। कहें कि 23 इधर से आया, 23 इधर से आया, कितना हो जाएगा, 46। ठीक है, चलो आइए 46 को हम 46 भी कह सकते हैं या तो 23 जोड़ी भी कह सकते हैं। ठीक है, चलो अब युग्मनज बन गया। अब बात यहां पे क्या थी कि ये निषेचन कहां पर हो रहा है। ठीक है, ये निषेचन कहां पर हो रहा है, यानी कि इस नर युग्मक का और मादा युग्मक का जो मिलने का प्रक्रिया है, जिसको हमने नाम दिया था क्या, संलयन। ये संलयन हो रहे हैं, दोनों के दोनों कॉन्जुगेट हो रहे हैं। इनको इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन, इनका जो कॉन्जुगेशन हो रहा है, यानी कि दोनों की दोनों कोशिकाएं जुड़ करके एक कोशिका का निर्माण कर रही है। तो ये प्रोसेस कहां पे हो रहा है, फैलोपियन नलिका में। क्या कहीं पे मनुष्य की बात करा हमने, नहीं ना। ठीक है, तो देखो ये निषेचन दो जगह पे होता है, एक शरीर के अंदर और दूसरा शरीर के बाहर। ठीक है, यानी कि एक ऐसी स्थिति होगी जिसमें ये वाला पूरा का पूरा प्रोसेस कहां पर होगा, शरीर के अंदर होगा। और शरीर के अंदर भी किसमें होगा, तो याद रखना केवल और केवल मादा के अंदर होता है ये। ठीक है, शरीर के अंदर, किसके अंदर, मादा शरीर के अंदर होगा। तो ऐसी स्थिति में हम क्या कहेंगे कि निषेचन तो हुआ। ठीक है, लेकिन कैसा निषेचन कहलाएगा, ये अंतः निषेचन कहलाएगा।
ठीक है, यानी कि सीधा सीधा कि ये निषेचन का प्रोसेस अगर शरीर के अंदर होगा तो क्या कहेंगे, अंतः निषेचन। और ये अंतः निषेचन नर में होगा कि मादा में होगा, मादा में होगा। ठीक है, अब क्या बोला कि शरीर से बाहर, ये लो एक नर हो गया, ये एक मादा हो गई। चलो दोनों का दिखा दिया कि ये एक नर, ये एक मादा। ये नर क्या करेगा, अपने शरीर से बाहर निकाल देगा किसको, नर युग्मक को। ये मादा भी क्या करेगी, मादा युग्मक को शरीर से बाहर निकाल देगी। ये दोनों का दोनों युग्मक किसी ना किसी कहां होगा, माध्यम में होगा। और वो माध्यम क्या होता है यहाँ पर, पानी। ठीक है, तो नर युग्मक भी आ गया पानी में, मादा युग्मक भी आ गया कहां, पानी में। दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में जुड़ जाएंगे, या जुड़ के क्या बना देंगे, युग्मनज बना देंगे। तो ये मिलने वाला काम शरीर के कहां हो रहा है, बाहर हो रहा है ना। तो ऐसे निषेचन को क्या कहते हैं बच्चा, हम लोग बाह्य निषेचन। अब अंतः निषेचन का सीधा सीधा एग्जाम्पल याद रखना, मनुष्य। कि मनुष्य के अंदर कहां पर निषेचन होता है, तो बाहर या शरीर के अंदर, शरीर के अंदर होता है। तो मनुष्य में हम बात करें तो कैसा निषेचन, अंतः निषेचन। आई शरीर के बाहर निषेचन, मेंढक देखे हो, ठीक है, मेंढक आपने पढ़ा भी है। ठीक है, तो मेंढक में क्या होता है कि नर मेंढक और मादा मेंढक जो है पानी के अंदर रहते हैं। ठीक है, और पानी में ही क्या करता है, नर मेंढक की अपने शुक्राणु को बाहर निकाल देता है, और मादा मेंढक क्या करती है, अपने अंड कोशिका को यानी कि अंडाणु को बाहर निकाल देती है। अब पानी में ही क्या हो जाता है, निषेचन होता है, यानी कि पानी के अंदर ही बनता है युग्मनज। तो ये निषेचन की प्रक्रिया शरीर से कहां हो रही है, बाहर। तो बाहर होगी तो क्या कहेंगे, बाह्य निषेचन। अंदर होगी तो क्या कहेंगे, अंतः निषेचन। ठीक है, अब यहां से एक छोटा सा सवाल क्या बनता है कि दोनों में बेहतर कौन, अंतः निषेचन की बाह्य निषेचन, काहे, क्या मनुष्य से कोई लेना देना नहीं, आखिर काहे।